चलो बाबू, आइए। आज आपको अपने YouTube चैनल पे, विश्वास मैथ वाले पे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत ही अच्छे से बीते। मैं आपको इंटर यानी कक्षा 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का 3 पॉइंट से क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि आपको 100% 1% 100% में 1% यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इन तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट एग्जाम में पूछेगा, एकदम कंफर्म है कि पूछना ही है, और उसमें से केवल आपको 1% मिलेगा, यानी कि 5 नंबर मिलेगा इंटर में, तो आपका 1% बनेगा। 100% से 1%। सत्य एकदम 100% है कि इन तीनों से एक को पूछेगा ही पूछेगा। आइए मैं पॉइंट देखता हूं क्या है, कैसा पॉइंट है जो मुझे 5 नंबर देता है। एकदम इजीली और आसान क्वेश्चन, एकदम इजीली और आसान क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा भी उस पर नजर डालेंगे ना, तो आपका एक जो आंसर है आसानी से लिख देंगे आप। और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके जीवन काल से बीते हुए क्वेश्चन है, ये भी नहीं कि आपसे बहुत दूर पूछा गया क्वेश्चन है। आओ तो देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम पर निबंध लिखिए। दुष्परिणाम पर निबंध लिखिए, यानी कि इस पे आपको निबंध लिखना है। क्या करना है? निबंध लिखना है। इसमें मैं आपको 3 पॉइंट देंगे, आपका पहला पॉइंट है और इस पे निबंध लिखना। इन तीनों पॉइंट से एक पॉइंट आपके पेपर में पूछेगा। पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, कह रहा है कि क्या जनसंख्या जो हमारी जो वृद्धि कर रही, बढ़ रही है, इनके बढ़ने के कारण क्या हमारे पे कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, और हो भी रही है तो कैसे हो रही है, उन्हीं के ऊपर आपको निबंध देना है। और एक चीज और ध्यान देंगे, ये बायोलॉजी का निबंध है, ना कि हिंदी का निबंध है। आप हिंदी की तरह बायोलॉजी में निबंध नहीं लिखेंगे, नहीं। 1% मिलने के बजाय 1% घट जाएगा, 5 नंबर मिलने के बजाय 5 नंबर कट जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान दें कि हिंदी की तरह निबंध नहीं लिखना है, बायोलॉजी की तरह निबंध लिखना है। और वो निबंध मैं लिखने के लिए आपको बता रहा हूं यहाँ पे, कैसे लिख कर आएंगे आप, कैसे लिखेंगे एग्जाम में। आइए सबसे पहले चलते हैं, पहले हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, यानी जो हमारी जनसंख्या है बढ़ रही है, तो उसके बढ़ने के कारण किस प्रकार हमारे ऊपर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मैंने लिखा, देखिए आपको ऐसे ही लिखना निबंध जैसे मैंने इस पे लिखा। कैसे लिखा? करा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जितनी भी ये समस्याएं हमारे मानव जीवन में कल्पनाएं कर रहे हैं हम लोग, वो सब जनसंख्या वृद्धि का कारण है। किसका कारण है? जनसंख्या वृद्धि का ही कारण है। सबसे पहले आपकी समस्या क्या हो रही है? कह कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे आज हमारे शिक्षा में समस्या क्या हो रही है? बढ़ रही। आप एक बार देख भी लीजिए, हमारे प्राइमरी से लेकर मिडिल तक सरकार का नियम लागू है कि निःशुल्क शिक्षा इनको दी जाए, फिर भी हमारे देश में बहुत अशिक्षित लोग हैं, जो कि प्राइमरी से लेकर मिडिल यानी कि 6 से 8 तक में जूनियर कॉलेज के बच्चे होते हैं स्कूल के, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, फिर भी आज हमारे देश में क्या अशिक्षित लोग पड़े हुए हैं। कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। परिभाषा के तहत मैंने देखता शिक्षा व्यवस्था की समस्या। अब शिक्षा व्यवस्था में समस्या क्या हो रही, परिभाषा देखेंगे। कह रहा शिक्षण संस्थाएं कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण, कह रहा कि शिक्षण संस्थाएं कम होने के कारण, बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों को शिक्षा के लिए प्रवेश पाना कठिन हो गया है। बच्चों को शिक्षा पाने के लिए क्या हो गया है? रास्ते कठिन हो गए। आप देखें, हर एक ब्लॉक के तहत देखा जाए तो राजकीय कह ले या तो गवर्नमेंट कॉलेज कह ले या महाविद्यालय डिग्री कॉलेज कर ले, तो एक ही होता है।
और सोचिए कि वहां कितनी जनसंख्या है। जैसे अब जनसंख्या बढ़ रही है तो शिक्षण संस्था में समस्या कैसे उत्पन्न हुई है? कमरे की समस्या, यानी बैठने के लिए कमरा जो होता है वो कम हो जाते हैं। बेंच की समस्या, टेबल की समस्या, फर्चीन की समस्या, फैन यानी पंखे की समस्या, ये सब समस्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या होती हैं? हमें समस्या उत्पन्न करने। अब जैसे आप देखो, आपके कमरे, ये जैसे किसी कॉलेज में ये कमरा बन गया 10x10 का, मैं मान लेता हूँ 10x10 का, तो 10x10 के कमरे में बहुत बच्चे बैठेंगे, बहुत ज्यादा तो 30 से 40 बच्चे बैठेंगे, क्योंकि कॉलेज है। अब बच्चे कितना है? 100। तो कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, जो कि हमें क्या कर रही है? ऐसी समस्याओं से समाधान करने को मिल रहा है। फिर से एक बार, शिक्षा व्यवस्था की समस्या जो है, ये हमारे शिक्षण संस्थाएं कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों को शिक्षा के लिए प्रवेश पाना बहुत कठिन हो चुका है। हम सभी को पता है। अभी अभी अगर आपको अवलोकन करना है तो आप 12th में हैं, 11th में जब गए होंगे तो आप खुद इस समस्याओं का समाधान किए होंगे। इस समस्याओं का समाधान आप खुद किए होंगे, क्योंकि आप बायोलॉजी लिए हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए ना, जब एडमिशन के लिए गए हो, ओपन एडमिशन हो रहा था, उसमें जब आप गए तो आपको बायोलॉजी मिल नहीं रहा था। कारण क्या थी? जनसंख्या थी। वहां सीट 100 थी, बच्चे 1000 थे, इसलिए आपको क्या वहां सीट नहीं मिल रही थी। तो वहां जनसंख्या इतनी अधिक थी कि उस कॉलेज में उतनी सीट अवेलेबल नहीं थी, जो कि हम सब जानते हैं कि जितना जनसंख्या बढ़ती है उतना ही समस्या हमारी बढ़ती जाती है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। आ जाओ 2 नंबर पे। कह रहा है कि रोजगार की समस्या। देखो, ये सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार की समस्या जो है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी अभी आप भी देख लीजिए, हमारे यहाँ आबादी इतनी है कि जितना मुझे रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा। अगर कहीं जितनी आबादी है, अगर उतना रोजगार होता तो हमें रोजगार की समस्या का समाधान नहीं करना होता। अभी आप तो पढ़कर निकल रहे हैं, ग्रेजुएशन किए, क्वालिफाई हो गए, उसके बाद आपको रोजगार नहीं मिला, तब तक आपका पिछला वाला भी तैयार हो गया। जनसंख्या बढ़ रही है और रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। परिभाषा पे देखते हैं इसके, ध्यान देते क्या कह रहा है बेरोजगारी की समस्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में रोजगारों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त नहीं हुई है। जिस तरह हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, अब कहीं उसी तरह मेरा अगर रोजगार बढ़ता तो हमें इसकी समस्या करनी होती नहीं। तो हमारी जनसंख्या का जो अनुपात है, उसके अनुपात में रोजगारों की अनुपात नहीं है, जो कि हमारे रोजगार की क्या हो रही है? समस्या हो रही है, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जिससे क्या हो रही है? बेरोजगारी की समस्या कंटिन्यू लगातार बढ़ती जा रही है। ये हमारा बेरोजगारी की समस्या हो गई। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ऐसे ही पॉइंट करके आप देंगे निबंध, आपको निबंध ऐसे ही देना है, 1% आपको ऐसे ही मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 देखिए, खाद्य आपूर्ति की समस्या, यानी कि राशन, यानी कि ऊर्जा या भोजन, कुछ भी कह लेते हैं आप। खाद्य आपूर्ति की समस्या क्या हो रही है? देखिए, कह रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण, जनसंख्या की वृद्धि के कारण अनुपात में, किसमें? अनुपात में। अब जनसंख्या का अनुपात निकालेंगे, अपने खाद्य सामग्री के अनुपात से तुलना करेंगे कि कौन ज्यादा है, खाद्य सामग्री का अनुपात ज्यादा है या जनसंख्या का अनुपात ज्यादा है। खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है और खाद्यान्न का उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण लोगों को खाद्य सामग्री कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है। अब यही कारण जो है कि लोगों में खाद्य सामग्री की मात्रा जो है जनसंख्या के अनुपात से कम होती जा रही है, और हम खाद्य आपूर्ति की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें ये भी समझा सकता हूं, जिसे कहा जाता है कि लोग देखिए अब क्या करते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है ना, खाद्य आपूर्ति की मात्रा बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उर्वरक शक्ति का सहारा ले रहे हैं, जेके खाद कही जाए अपने भाषा में। सोच रहे कितना हम डाल दे कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक धन उत्पन्न हो जाए।
फसलें हमारी अधिक से अधिक पैदावार हो जाए। तो क्या है, हमारी खाद्य पूर्ति की समस्या है, जनसंख्या इतनी है कि वहां उनको भोजन के लिए बहुत ज्यादा समस्या करना पड़ रहा है। और वही वजह जो है कि मैं रसायन का प्रयोग करता हूं, और रसायन प्रयोग करने से हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी क्या है, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम, जो कि जनसंख्या बढ़ रही है, उनके कारण हमारे खाद्य आपूर्ति में समस्या हो रही है, इसलिए उनके बढ़ाने के लिए हम उर्वरक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब पॉइंट नंबर हम 4 पे चलेंगे। ये पॉइंट नंबर मेरा 3 था, अब पॉइंट नंबर हम 4 पे चल रहे हैं। चलिए, 3 नंबर पे हम देख रहे थे खाद्य आपूर्ति की समस्या। अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर में कह रहा है, पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैंने इसके पहले पे 3 नंबर में खाद्य आपूर्ति की समस्या का समाधान या समस्या देखें। अब उसके बाद 4 नंबर पे आते हैं, कह रहा है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या। हमारी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे उस हिसाब से हमारे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा में भी, अच्छा देखियो, कुछ लोग रहते हैं ना, ये भी कहते हैं कि सर इतना हॉस्पिटल है फिर भी कैसी समस्या आप कह रहे हैं स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा में। देखो, हॉस्पिटल से हमें नहीं मतलब है, हम किससे मतलब है, हमें स्वास्थ्य, वो कौन सा स्वास्थ्य सेवा केंद्र, जो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र हो, जो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, उस पे हम चर्चा करेंगे। ये तो ऐसे बहुत बिजनेस है हॉस्पिटल, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। और ऐसे अगर देखा जाए तो आपकी स्वास्थ्य सेवा समस्या में बहुत ज्यादा समस्या है, जो आपके यहाँ चिकित्सा सेवाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा समस्या है। परिभाषा पे देखते हैं और इसको फिर से, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या क्या कह रहा है कि परिवार में बच्चे अधिक होने से, देखो बात एकदम रियल सही बात है। आप देखेंगे अगर एक बच्चे को जन्म देना है तो माँ जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा समस्याएं करती हैं जन्म के उपरांत बच्चे को। तो उसमें कह रहा है कि परिवार में बच्चे अधिक होने से माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगर बच्चे लगातार हो रहे हैं, लगातार संतति का उत्पत्ति किया जाता है, तो माँ का जो स्वास्थ्य है ना, वो खराब होता है। और उससे क्या होता है, जिससे बच्चों की उचित देखभाल न होने से बीमार तथा दुर्बल हो जाते हैं। अब उस स्थिति में जो बच्चे होते हैं ना, जब यदि माँ ही अस्वस्थ है तो बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। और ऐसे सिचुएशन या ऐसी स्थिति में बच्चे बीमार या दुर्बल हो जाते हैं, बीमार होते हैं या तो दुर्बल यानी कमजोर हो जाते हैं। किस स्थिति में, जब मां बीमार होती है तब। कोई भी मां होगी अगर अधिक संतति का उत्पत्ति करती है तो उसका स्वास्थ्य खराब होना ही होना है। ऐसे स्थिति में बच्चे का उचित देखभाल नहीं हो पाता है, जिसमें बच्चे बीमार और दुर्बल हो जाते हैं। और हमारे देश में अस्पतालों की संख्या कम होने के साथ साथ, हमारे देश में अस्पतालों की संख्या कम होने के साथ साथ क्या कह रहा है, उनमें पर्याप्त औषधियां भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अब स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक वाले में जाइए, इलाज चल रहा है आपका अंदर अंदर, लेकिन उसमें औषधियां सच में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, आपको दवा बाहर से लिखी जाएगी। ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किसके कारण, जनसंख्या वृद्धि के। किसके कारण, जनसंख्या वृद्धि के। इनका ये दुष्परिणाम है। अगर ये जनसंख्या वृद्धि नहीं होता तो ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं करना होता। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या करे, निर्धनता। निर्धनता हमारी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अधिक जनसंख्या उत्पन्न करने वाले परिवार में आय की कमी हो जाती है। और ऐसे ही लोग कहते हैं, ऐसे ही लोग कहते हैं, और ऐसे ही लोगों के परिवार में अशिक्षा का भी महत्व ज्यादा देखने को मिलता है, जिनका परिवार लंबा होता है।
जिनमें संततियां ज्यादा अधिक से अधिक उत्पन्न की जाती हैं। इनके कहने का आशय कि जनसंख्या बढ़ने से और आजीविका के साधनों में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से उनकी आजीविका के साधनों, आजीविका का मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाँ, आजीविका का मतलब ये होता है, सही बात है, जीविकोपार्जन। साधनों में कमी आने से प्रति व्यक्ति आय कम होती जाती है। इनके साधनों में कमी आने से प्रति व्यक्ति की जो आय है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे निर्धनता बढ़ती है तथा लोगों में रहन सहन का स्तर लगातार गिर रहा है। और यही कारण है कि लोगों में निर्धनता बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ में रहन सहन का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। वही मैंने मकान वाली बात का एग्जाम्पल पे देंगे कि एक व्यक्ति को 4 पुत्र, उनके पास एक घर। जैसे में थोड़ा सा बस एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें केवल एक व्यक्ति है, चलो मानव रख देते हैं, एक मानव इतने घर को जीविकोपार्जन करा दिया, जीविका चला लिया है, लेकिन उनके पास 4 संततियां हैं, यानी 4 पुत्र रख लो। अभी देखा भैया, जमीन तो रबड़ नहीं खींचेंगे, वो जितना है उतना ही अवेलेबल होगा। अब ये भी नहीं माने, संतान उत्पत्ति करते चले गए, चलो एक को 2-2 ही मान लेते हैं, तो निर्धनता तो बढ़ती जा रही है ना। इनके रहन सहन की समस्या हो रही कि नहीं हो रही है? जमीन तो रबड़ नहीं खींच लेंगे। एक तो परिवार निम्न है, ऊपर से इनके रहने सहने का साधन भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं के कारण क्या हो रही है? रहन सहन, यानी रहने से इनको रहन खान जीविकोपार्जन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। थोड़ा सा एक बार और देखते हैं, जिससे जीवन संघर्ष बढ़ रहा है। अब इन्हीं के कारण इनका जीवन संघर्ष क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इनके माइंड में ये हो जाता है कि पापा के पास पैसा नहीं था, मैं इतना संघर्ष करूं कि उनसे अधिक मेरे पास आए और मैं ऐसे घरों को छोड़कर एक बढ़िया वीआईपी घर बना कर रहा हूं। ऐसा होता है। तो ऐसे ज्यादा करके निम्न परिवार वाले निर्धन व्यक्ति जो होते हैं वही करते हैं, सोचते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और वो हार्ड से हार्ड वर्क करते हैं। बड़े घरे में बच्चों को देखेंगे वे इतना वर्क नहीं करते जितना गरीब बच्चों करते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, क्यों? आय के लिए। देखो फिर मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं कि हमारे इस टॉपिक को आप मन से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका 1% तैयार हो रहा है, यानी 5 नंबर। अब निबंध आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखकर यहां बताया, एकदम 100% है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। एक बार जरूर इसको देखिएगा। अब चलिए मैं इसके दूसरे पॉइंट पे चलता हूं। ये मेरा पहला था, अब इसी के दूसरे पॉइंट पे चलूंगा। मैंने कहा पहले ही वीडियो में, पहले ही कहा था कि 3 पॉइंट मैंने आज बताऊंगा, क्योंकि तीनों में से एक पूछेगा, 1% देगा 5 नंबर के साथ। तो दूसरे पॉइंट पे चलता हूं। ये पहला पॉइंट था, इसको नोट करो। चलो आओ, देखो हम पहले पॉइंट में बताए थे कि वो हमारा जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम था। अब ये कह रहा है कि मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण पर निबंध लिखिए। वो जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम पे निबंध लिखने के लिए कह रहा था। ये कह रहा है कि मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण पर निबंध लिखिए। मैंने इधर निबंध शब्द नहीं लिखा है, लेकिन लिख दे रहे हैं पर। लिखो, हर बार मैं पॉइंट के बीच बीच में कहता चला जा रहा हूं कि ये 1% मिलेगा, केवल 1%। जब आपको 1% इंटर में मिलेगा तो वहां कम से कम आपको 5 नंबर मिलेंगे। 100% है कि इन तीनों पॉइंट से 1 पॉइंट आपको एग्जाम में पूछेगा और 1% आपको देकर जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, अगर देखो ध्यान से तो बहुत इजीली क्वेश्चन है। कह रहा कि मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण पर निबंध लिखिए, जो कि हमारी जो जनसंख्या मानव की वो जो बढ़ रही है, तो किसके किसके कारण बढ़ रही है, बढ़ने का वजह क्या है, कैसे वो बढ़ रही है, उन पे ही केवल निबंध लिखना है आपको। परिभाषा के तहत चलते हैं। परिभाषा पे आइए।
कह रहे कि मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कह रहे कि इनकी जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है, कुछ कारण प्रमुख हैं जिनके अंतर्गत हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे पॉइंट नंबर 1 कहा कि निम्न सामाजिक स्तर। देखो, जो निम्न सामाजिक स्तर के लोग होते, जो हम अपने भाषा में कहते हैं छोटी जाति वाले, छोटी जाति निम्न सामाजिक स्तर के लोग होते, उनके माइंड में ये रहता है हर वक्त, परिभाषा पे भी वही बात दर्शाई गई है और उनका विचार भी वैसे ही, कभी अवलोकन करिएगा, वैसे ही आपको दिखेगा जैसे परिभाषा पे दर्शाया गया। कह रहा है कि हमारे देश में लोगों का रहन सहन का स्तर निम्न है। सही बात है। देखो, हर व्यक्ति या हर मानव एक जैसा नहीं है, हर मानव एक दूसरे से थोड़ा भिन्न है, अलग है। तो उसमें कह रहा है कि रहन सहन का स्तर निम्न है, जिनका जैसा आय उनका वैसा रहन सहन, आय पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। और आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे नहीं कहते सिटी में रहता है बहुत विकसित है, अब वही व्यक्ति यदि ग्रामीण अंचल में रहता है तो वो ज्यादा निर्धन होता है, आय के मामले में वो ज्यादा निर्धन होता है सिटी के सापेक्ष। जो यह विश्वास करती है, अब वो ग्रामीण अंचल के लोग रहने वाली जितनी जनता है वो ये विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही अधिक धनोपार्जन करेंगे। उनके माइंड में ये चलता है कि जितना अधिक बच्चा होंगे उतना अधिक आय कमा कर लाकर इकट्ठा करेंगे, और यही कारण जो है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाता है। ये आय के लाभ में जनसंख्या को लगातार, यानी संतान उत्पत्ति लगातार करते रहते हैं, जिनके कारण जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाता है। निम्न सामाजिक स्तर के लोग जो हो ये सोचते हैं कि अधिक बच्चे होंगे तो अधिक आय लाएंगे, अधिक आय के लिए लगातार संतान उत्पत्ति करते रहते हैं, और ये जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाता है। पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं। देखो, निरक्षरता, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, इनके माइंड में तो पहले छोटे परिवार का महत्व बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि छोटा परिवार है क्या, ये तो ऑलरेडी पहले से निरक्षरता है, पढ़े लिखे नहीं है, वो उनकी बात कह रहा है। परिभाषा पे देखते हैं, चेक करते परिभाषा पे। भारत में निरक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है, आज भी है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में अगर देखोगे तो प्राइमरी से लेकर मिडिल तक शिक्षा निःशुल्क है, फिर भी उसमें आज देश में निरक्षरता की प्रतिशत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा अनपढ़ हमारे यहाँ अभी भी है। अतः लोग छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते। अब ऐसे लोग छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते, उनको ये नहीं पता कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जितना कम परिवार होगा उतना कम आय लगेगी, उतना कम आय खर्च होगा, उतने कम आय में हमारा जीविकोपार्जन भी हो जाए, नहीं, उनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका महत्व समझ में ही नहीं आता है निरक्षर लोग को। इसका कारण लगातार संतानोत्पत्ति होती रहती है, और यही कारण कि उन परिवारों में लगातार संतान उत्पत्ति का मतलब बच्चे होते हैं, लगातार पैदा होते रहते हैं, और वो फिर पीछे जाकर हमारी जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाता है। पॉइंट नंबर 3 पे देखते हैं, सामाजिक रीति रिवाज। देखो, सामाजिक रीति रिवाज क्या है। पॉइंट नंबर 3 पे सामाजिक रीति रिवाज। हमारे देश में बच्चे को ईश्वर का देन माना जाता है, आज भी देखेंगे, अगर हमारा देश है तो अगर हमारे देश में बच्चे हैं तो हम उसको भगवान मानते हैं, ये भगवान का एक स्वरूप है। इसलिए परिभाषा में कहा कि हमारे देश में बच्चों को ईश्वर का देह माना जाता है, हम लोग कहते भी हैं। परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक समझा जाता है। अब परिवार में अभी तो बच्चों, हमारे ये तो देश में कह रहा था कि बच्चों को ईश्वर का देह माना जाता है, लेकिन परिवार में पुत्र का जन्म अति आवश्यक माना जाता है। अवलोकन भी किए हैं, अगर घर में बच्चा हुआ, अगर लड़का हो गया तो पूरा पड़ोसी में मिठाई बंटवाते हैं, खुशी के मारे सब पड़ोसी जान जाता है। अगर लड़की हो गई कोई न जाने, जन भल तर भल, बात खत्म। आगे कह रहा है कि
जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चल, और ये भी जाना जाता है कि हमारी जो वंश है, हमारे वंश का नाम जो है हमारे पुत्र के माध्यम से ही चलता है, यानी पुत्र प्राप्ति से ही वंश का नाम चलता है। पुत्री प्राप्ति से नहीं, पुत्र प्राप्ति से वंश का नाम चलता है। इस कारण पुत्र प्राप्ति का कामना हेतु लोग कई संतान पैदा कर लेते हैं। इसी कारण लोगों में पुत्र की प्राप्ति के लिए कई संतान उत्पत्ति कर देते हैं, लगातार संतान उत्पत्ति करते रहते हैं, और जो कि जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाता है। अब पॉइंट नंबर 4 पे चलेंगे। ये पॉइंट नंबर 3 था मेरा, अब पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, चलो बाबू देखो, अब पॉइंट नंबर 3 के बाद 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 के बाद 4 पे चलते हैं। 4 पॉइंट पे कह रहे हैं कि कम आयु में विवाह, यदि किसी व्यक्ति का या किसी मानव का कम आयु में यदि हम विवाह करते हैं तो उसको पूर्ण यानी होते होते कम से कम 2 तो 3 जनसंख्या तो बढ़ा ही देगा, 2 से 3 संतान उत्पत्ति तो हो ही जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, यदि किसी व्यक्ति की आयु कम आयु यानी कि 10 साल में अगर विवाह होता है, नहीं होता है 10 साल में, हटाओ 15 साल रख लेते हैं, और इनको 20 साल होते होते कम से कम 2 तो कन्फर्म है कि संतान उत्पत्ति हो ही जाएगी। और कम आयु यानी कि बाल्यावस्था में शादी करना या किशोरावस्था में शादी करना ही कम आयु में शादी, यानी कि आपको 15 साल में। उसमें कह रहा है कि कम आयु में विवाह करके ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलन है। ग्रामीण यानी कि शहर की बात तो अलग ही, आप जान ही रहे, शहर विकसित है। ग्रामीण अंचल में पूछ रहा है, और साथ साथ में यह भी कह रहा है कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है या प्रचलन है, यानी ऐसे परिवारों में आज भी बच्चों की शादी कम आयु में यानी कम उम्र में हो रही है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अनेक कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद भी कम आयु में ही अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं। कई प्रकार की कानूनी व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी उनके तहत हमको तो लग रहा है जितना कानूनी व्यवस्था की गई उससे कई गुना बाल विवाह हो रहे हैं। जितना कानून उतना अपराध, और वही चीज यहां भी है, जितना कानूनी व्यवस्था किया गया और उतना बाल विवाह अधिक हो रही है। अब बाल विवाह करने से मुझे ये हो रहा है हमारी जनसंख्या की जो वृद्धि है ये उनके कारण बन रहे हैं। फिर से एक बार, अनेक कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में ही अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं। कई तो ऐसा कानूनी व्यवस्था किया गया है कि बाल विवाह अपराध है, बाल विवाह दंडित किया जाएगा, बाल विवाह अगर कोई करता है तो उसको सजा, लेकिन फिर भी उतने ही बाल विवाह हो रहे हैं जितने आप कानूनी पैबंद लगा रहे हैं। और ये सब बाल विवाह हमारे किसका, जनसंख्या वृद्धि का कारण बनते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। देखो 5 क्या कहा, मृत्यु दर में निरंतर कमी। सही है, जन्म दर बढ़ रहा है और मृत्यु दर घट रहा है। परिभाषा के हिसाब से विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और सामुदायिक स्वास्थ्य कारणों के फलस्वरूप मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। देखिए इसकी गणना करनी है तो हमें स्वास्थ्य केंद्र पे जाना होगा, ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, वहां से पता चलता है कि जन्म दर कितना है और मृत्यु दर कितना है। वहां हमको यह भी पता हो जाता है कि आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने लोग का जन्म हुआ और कितने लोग मरे हैं। तो उसमें कह रहा है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और सामुदायिक स्वास्थ्य के कारण फलस्वरूप मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही। जब स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चेक किया गया तो वहां से इनके फलस्वरूप ये पता चलता है कि वहां जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर क्या है, कम होती जा रही है एवं जन्म दर बढ़ रही है। हमारे देश में वर्ष 1921, उसमें तो हम लोग भी पैदा नहीं थे,
उसमें तो हम लोग भी पैदा नहीं थे, 1921 का बात कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग के पैदा होने से पहले, तो उसको हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास के तौर पे सीख लेते हैं। यहाँ मैं इतिहास के तौर पे ही सीखा कि 1921 में मृत्यु दर 49.2 प्रति व्यक्ति हजार थी। जब 1921 में मृत्यु दर का जनगणना किया गया था या प्रतिशतता चेक किया गया था, तो उस समय यह पता चला कि 49.2 प्रति हजार व्यक्ति थे। कितना थे? 49.2 प्रति हजार व्यक्ति थे, जो कि वर्ष 2011 इसमें हम पैदा थे। आपको बता दे रहे, उसमें नहीं थे, इसमें थे पैदा। 2011 की जनगणना के अनुसार अब देखिए 7.2 प्रति व्यक्ति प्रति हजार रह गई है। कितना घट गई? एकदम 2 गुना 3 गुना का अंतर हो गया। 1921 में गणना भल रहा है तो उस समय प्रति व्यक्ति का कौन चीज 49.2 प्रति व्यक्ति हजार, जो कि जब 2011 में जनगणना कल गेल रहा तो उसमें 7.2 व्यक्ति प्रति हजार हो गया। यानी कि जन्म दर बढ़ गया और मृत्यु दर क्या हो गया? घट गया। और यही मृत्यु दर हमारे जनसंख्या का कारण बन गया। अगर जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने लोग मरते तो जनसंख्या कम भी होती, लेकिन नहीं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं अब मर कम रहे हैं, जो कि जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है। तो ये हमारा आपका 1% का क्वेश्चन रहा और इसको आप ध्यान से एकदम 100% आप ध्यान से यदि पढ़कर गए ना, पक्का आपको 1% मिल जाएगा 5 नंबर। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आज के लिए बस, अब मिलेंगे कल फिर अगले वीडियो में।